से आपको पढ़ना है? फिलहाल हम लोग अब सीधा स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग तो चैप्टर 5 लिख रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से कि इसमें आपका चैप्टर 4 जो है वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर 5 का नाम है ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस। अगर चैप्टर 5 में से थ्योरी आती है, 4 में से तो थ्योरी आएगी नहीं, 5 में से अगर थ्योरी आती है तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये ऑप्टिमल चॉइस पे नोट, एक आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंपैरिजन। तो वो भी हम अभी आपको साथ में कराते हैं। और ये जो भी आप करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, इसी के साथ में आपको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखाता हूं बेटा। सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, ऑप्टिमल चॉइस की अगर हम बात करें तो ये आपकी बजट लाइन है और ये आपका एक आईसी है और ये ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा। ठीक बेटा, ठीक है। उतारना आराम से, अभी कुछ नहीं उतारना बच्चों, आपको भी मेरे बच्चा कुछ नहीं उतारना, जस्ट एंजॉय कीजिए। सो हमने देखा कि ये ऑप्टिमल चॉइस है और ऑप्टिमल चॉइस आपको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, और ये कहां पर है? वेयर पॉइंट ई इज देयर। सो बच्चा कहता है पॉइंट ई हैज टू बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैंने बोला भाई क्यों है पॉइंट ई आपके हिसाब से ऑप्टिमल पॉइंट? तो बच्चा कहता है आप इसमें कुछ चीजें ऐड कर दो तो मैं और बेहतर तरीके से बता दूंगा व्हाई ई इज द ऑप्टिमल पॉइंट। मैंने बोला बताओ क्या चीजें ऐड करनी है? कहता है देखो सर, अगर मैं आपको एफ पॉइंट दूं तो क्या आपके लिए ये अच्छा होगा? मैंने कहा बहुत अच्छा होगा। कहता है मगर आपके अफोर्डेबिलिटी के अंदर ये नहीं आता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा, इसने बोला बच्चे ने मेरे को, कहता है जी पॉइंट लोगे? मैंने कहा जी तो मैं नहीं लूंगा यार, इसमें तो मेरे को अगर यहां से आईसी गुजारूंगा तो लोअर आईसी हो जाएगा। कहता है डी पॉइंट लोगे? मैंने कहा डी पॉइंट, डी और ई में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में सेम पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अगर आप डी से आईसी निकालेंगे तो दैट विल बी अ लोअर आईसी। तो बच्चा कहता है अब समझ आया आपको कि ई ही आपका ऑप्टिमल पॉइंट है। मैंने बोला यार क्यों है मगर ये तो बताओ। कहते हैं अभी बताया तो कि बाकी सारे पॉइंट्स अच्छे नहीं है, यही बेस्ट पॉइंट है। मैंने कहा कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में बताओ, कोई टेक्निकल टर्म बताओ। कहते हैं देखो सर यहां पर ना आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन और स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। और स्लोप ऑफ आईसी होता है एम आर एस, स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। नेगेटिव साइन दोनों से हटा दिए मैंने, दोनों में आगे तो कट गए वो। बच्चा कहता है अरे ये तो आपने ई पॉइंट के बारे में ही लिख दिया कि भाई ये ऑप्टिमैलिटी क्यों है, कुछ और बताओ। तो अब मैं आपको एक की लाइन बताता हूं बेटा। वो की लाइन क्या है? इफ इफ देयर इज नो टेंजेंसी, if there is no tangency, then IC would cross। आप देख लो, ऊपर वाला आईसी तो हमारी पकड़ में ही नहीं है। अगर मैं टेंजेंसी वाले कंडीशन पे नहीं जाता तो मैं एक ऐसे आईसी पे जाऊंगा विच इज क्रॉसिंग। ठीक है। एंड मेरे बच्चों, अ क्रॉसिंग आईसी, अ क्रॉसिंग आईसी विल नेवर गिव ऑप्टिमल पॉइंट, नेवर एवर। क्लियर मेरा बच्चा? क्यों? क्योंकि आप देखो बाय स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑन डी यू विल बी एंडिंग अप एट अ लोअर आईसी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकाल के लेके जानी है हमको, और फिर उसी के ऊपर थोड़ा सा और हम प्रेशर डालते हैं। वो क्या है मेरे बच्चों? हमने कहा टेंजेंसी हैज टू बी देयर फॉर ऑप्टिमैलिटी। इफ द टेंजेंसी इज नॉट देयर द आईसी विल क्रॉस, एंड क्रॉसिंग आईसी कैन नेवर गिव अस एन ऑप्टिमल पॉइंट। बोलिए जितने भी लोग वहां पर देख रहे हैं घर पर, सिया जी, वर्षा जी, अक्षिता जी, एंड आप सब लोग भी, कोई भी डाउट यहां तक तो प्लीज पूछिए मेरे बच्चों। आराम से देखते जाइए, कोई भी डाउट है क्लियर करते जाइए। उतारेंगे अभी नहीं, एक साथ फिर कर लेंगे उतारने का काम। जो लोग घर से भी देख रहे हैं बेटा, यहां तक कोई डाउट? यहां तक बस मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आपकी टेंजेंसी कंडीशन ही ऑप्टिमल पॉइंट दे रही है। अगर आप टेंजेंसी कंडीशन नहीं लेंगे तो फिर जो आपका आईसी होगा वो क्रॉसिंग आईसी होगा, एंड क्रॉसिंग आईसी कैन नेवर गिव यू ऑप्टिमैलिटी। यस बेटा, श्योर। बताता हूं मेरा बच्चा, बिल्कुल बताता हूं। देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स बाई पी वाई है, चैप्टर 2 में डिराइव किया था मैंने आपके लिए, तो ये तो वहां से निकल आया। स्लोप ऑफ आईसी एमआरएस क्यों है मैं बताता हूं मेरा बच्चा। अगर एमआरएस डिमिनिशिंग है तो मेरा बेटा आईसी कॉन्वेक्स को बनाते, कॉन्वेक्स बनाते हो। इंक्रीजिंग एमआरएस है तो आईसी कॉन्केव बना देते हो।
कांस्टेंट एमआरएस है तो स्ट्रेट लाइन बना देते हो. सो इन सिंपलर टर्म्स एमआरएस डिसाइड करता है आईसी का शेप एंड स्लोप. क्लियर मेरे बच्चों, आगे बढ़े. गाइस आप लोग को मेरी आवाज ठीक से आ रही है, वीडियो ठीक से पहुंच रहा है, तो मैं आगे बढ़ूं मेरा बच्चा. Yes. परफेक्ट. अब ध्यान से, अब यहां से एप्लीकेशन शुरू होंगी. तो थ्योरी का क्वेश्चन अगर चैप्टर 5 में आता है तो अब जो मैं बनाऊंगा ना अगले 10 मिनट में, उन्हीं में से सवाल बनेगा. तो मैं आपके लिए अब कुछ लिखता हूं. इस टेंजेंसी इस टेंजेंसी अ नेसेसरी कंडीशन. कंडीशन फॉर व्हाट? फॉर ऑप्टिमल पॉइंट. तो हमारा सवाल आ गया, इस टेंजेंसी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमल पॉइंट. तो हमारा आंसर इसको देख के लगेगा यस, लेकिन द आंसर इज नो. अब आपका दिमाग कहेगा क्या बात कर रहे हो, आपने तो बोला था टेंजेंसी पे ऑप्टिमल है, टेंजेंसी नहीं होगा तो क्रॉसिंग आईसी होगा, एंड क्रॉसिंग आईसी कैन नेवर गिव अस ऑप्टिमैलिटी. सर अब आप अपनी बात से पलट रहे हो. नहीं, मैं बात से नहीं पलट रहा, लेकिन आपको कुछ और आगे सीखना होगा. तो अगर पेपर में आपके सवाल आ जाए इस टेंजेंसी या नेसेसरी कंडीशन, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? नो. बच्चा कहता है क्यों? आपने अभी तो प्रूफ किया. ऐसे कैसे कह सकते हो आप? मैं बताता हूं. ये जो आप ऑप्टिमल पढ़ते हो इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑप्टिमम. क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीरियर ऑप्टिमम. इंटीरियर ऑप्टिमम में एक व्यक्ति दो गुड्स को कंज्यूम करता है. लेकिन व्हाट इफ यू हैव अ बाउंड्री ऑप्टिमम? ये आपकी बजट लाइन है मेरा बच्चा. एंड दिस गाय इज हैप्पी कंज्यूमिंग ओनली वन गुड, से गुड बाय. ही कुड हैव बीन कंज्यूमिंग गुड एक्स ऑल्सो, वो कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे बताओ, ही इज हैप्पी हियर, ही इज फाइंडिंग हिज ऑप्टिमल पॉइंट हियर, बट डू यू थिंक देयर इज एनी टेंडेंसी? नो. So even without a tangency, one can have an optimal point, provided we are dealing with a corner solution. आपके कॉलेज में अगर बुजुर्ग लेक्चरर है तो कॉर्नर सॉल्यूशन बोलेंगे, थोड़े यंग एज के हैं तो वो बाउंड्री ऑप्टिमम बोलेंगे. मैं आपको एज के साथ उनका जो शब्दावली है वो भी बता रहा हूं. दोनों एक ही बात है. तो अब अगर मेरे पेपर में आ जाए इस टेंजेंसी अननेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमैलिटी, नो. आपने आंसर देना है इफ वी आर हैविंग अ बाउंड्री ऑप्टिमम देन इवन विदाउट टेंजेंसी वन कैन एंड अप विद एन ऑप्टिमल पॉइंट. क्लियर मेरा बच्चा? श्योर. तो मगर इसके साथ एक स्टेटमेंट वो मैं लिख देना जरूरी समझता हूं. इन इंटीरियर इन इंटीरियर ऑप्टिमम टेंजेंसी is a necessary condition. So हमने क्या यहां से समझना है? That in general tendency is not necessary, but when we are talking about interior optimum, दो गुड्स वाला, then tendency is necessary, because without tendency we'll have a crossing IC, and a crossing IC can never give us optimal point. बोलो मेरा बच्चा यहां तक क्लियर? अभी इसको और आगे हमें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को अभी और आगे लेके जाने वाले. पहले बताइए यहां तक कोई भी डाउट है? सो प्लीज डू टेक दैट. जी गाइस, कोई भी डाउट? जो लोग घर पे बैठे, कोई भी डाउट? क्लियर यहां तक? अक्षिता जी, वर्षा जी, लंच जरा ज्यादा ही तगड़ा हो रहा है क्या? थोड़ा इधर भी नौश फरमाएं. Yes. चलिए, ध्यान लगाएं. यहां तक क्लियर सबको? चलिए, अब एक और एप्लीकेशन. व्हाट इफ आई गिव यू एन इंटीरियर ऑप्टिमम. इंटीरियर सॉल्यूशन लिख देता हूं, वर्ड एक चेंज हो जाएगा. व्हाट इफ आई गिव यू एन इंटीरियर सॉल्यूशन एंड टेंजेंसी ऑल्सो. ठीक है? आर यू श्योर it will be sufficient for optimality. तो अब आपके पेपर में यह सवाल आ सकता है कि what if you have an interior optimum or interior solution and tangency also, are you sure that it will be sufficient for optimality? बैठिए बेटा, सवाल समझो. सवाल क्या है? दैट मैंने आपको इंटीरियर सॉल्यूशन भी दिया, इंटीरियर ऑप्टिमम भी दिया, टेंजेंसी भी दी. आर यू स्टिल श्योर दैट यू कैन हैव योर ऑप्टिमैलिटी? तो आंसर इज, आई एम अफ्रेड, नो. बच्चा कहता है अब ये कैसे कंफ्यूजन कर दिया आपने?
इंटीरियर ऑप्टिमम भी है, टेंजेंसी भी है। आपने तो बताया था टेंजेंसी इज अ नेसेसरी कंडीशन अगर इंटीरियर ऑप्टिमम है तो। यस, आई एम सेइंग इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, बट स्टिल आई एम आल्सो सेइंग that even if you have interior optimum, even if you have tendency, still you can't be sure that you will end up with optimal point. बच्चा कहता है अब ये क्या बात है यार, इसको तो समझाओ, आप क्या कहना चाह रहे हो, बताता हूं। ध्यान देंगे, चैप्टर 3 में आपने ये सीखा हुआ है, वेल बिहेव प्रेफरेंसेस में। सपोज एक कंज्यूमर है, उसकी प्रेफरेंस है कि वो, ये उसका आईसी है, उसको एक्सट्रीम पसंद है, एवरेज पसंद नहीं है। ठीक है, एक ये बना देता हूं, थोड़ा सा खराब सा बन गया, सफाई से बनाता हूं एक। तो ये हो गया IC1, ये हो गया IC2, ये हो गया ABC। अब आप बताइए इस केस में हायर आईसी कौन सा, IC2। तो उसके ऑप्टिमल पॉइंट तो ए और बी होंगे, यस और नो। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट सी है, डोंट यू थिंक ये इंटीरियर ऑप्टिमम में है? डोंट यू थिंक टेंजेंसी है, लेकिन स्टिल ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है। अच्छा बेटा अच्छा, स्टिल ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है। सो दैट्स हाउ इट गोज। हम यहां पर कह रहे हैं व्हाट इफ आई गिव यू एन इंटीरियर सॉल्यूशन एंड टेंजेंसी आल्सो, आर यू श्योर इट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमलिटी? आई एम अफ्रेड नो, बिकॉज उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आई ऑल्सो नीड वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस, और उसका मायने है आईसी शुड बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो अगर आपको वैसे बोलना है, इफ आई हैव एन इंटीरियर ऑप्टिमम, इफ आई हैव टेंडेंसी एंड इफ आई आल्सो हैव अ वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस यानी आईसी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, देन इट इज सफिशिएंट फॉर मी टू हैव ऑप्टिमैलिटी। आर वी क्लियर? आइए देखते हैं कितना समझ आया। हम इसको शॉर्ट में एक बार रिव्यू लेते हैं बच्चा। पहला, हमने एक नॉर्मल ऑप्टिमल पॉइंट बनाया। आप बताइए एफ पर क्यों नहीं हो सकता ऑप्टिमल पॉइंट? वी डोंट हैव अ बजट, व्हाई नॉट जी? बिल्कुल ही लोअर आईसी हो जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नीचे जाएगी। पहले बताइए डी और ई में कॉमन क्या है? They both are lying on the budget line. You're purchase, you're spending the same amount as this say. So you're spending the same amount. Would you pick D or E? E. Why? Higher ICA. And then we can just have that, technical aspect at E. IC is tangent to budget line. Slope of IC is equal to slope of budget line. MRS is equal to PX upon PY. अब हमने एक सवाल लिया, रादर एक स्टेटमेंट लिया, इफ देर इज नो टेंजेंसी तो आईसी वुड क्रॉस, अ क्रॉसिंग आईसी विल नेवर गिव ऑप्टिमल पॉइंट। ये लाइन याद रखनी है, आगे की एप्लीकेशन आएगी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये लाइन वहां पर हमने चिपकानी है एज इट इज, तो हमें समझ आ जाएगा और अच्छे से। बोलिए यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? आइए अब बात करते हैं आगे। इस टेंजेंसी या नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमल पॉइंट? नो, नो मेरा बच्चा। अगर कॉर्नर सोल्यूशन है या बाउंड्री ऑप्टिमम है, देन I mean, I don't need two goods, and that's why I don't need a tendency condition. I can have my optimality at the corner even without having any tendency whatsoever. So अगर मेरे पेपर में सवाल आता है इस टेंडेंसी नेसेसरी कंडीशन, माय आंसर नो। फिर हमने इसको दोबारा क्या लिखा? अगर if we have an interior optimum specifically, then tendency is a necessary condition. And then we go back to this thing, because अगर tendency नहीं होगा तो we will have a crossing IC, and crossing IC can never give us optimal point. अब कहता है व्हाट इफ आई गिव यू एन इंटीरियर सॉल्यूशन टेंजेंसी आल्सो, आर यू नाउ श्योर कि ये आपको ऑप्टिमलिटी दे देगा? मैंने कहा कम अगेन। मैं आपको, वो कहता है मैं आपको इंटीरियर ऑप्टिमम दे रहा हूं, मैं आपको टेंजेंसी भी दे रहा हूं, आर यू स्टिल श्योर कि आपको ऑप्टिमलिटी मिल ही जाएगी? आंसर इज अगेन नो। वो तभी मेरे को मिल पाएगी जब नॉट ओनली आई हैव इंटीरियर ऑप्टिमम, also we have a tendency, but a key thing, the preferences should be well behaved, that is IC should be strictly convex. बोलिए यहां तक क्लियर? इसको अब मैं न्यूमेरिकली बांधूंगा आपके लिए, इसको न्यूमेरिकली सिखाऊंगा। मैं चैप्टर 4, 5, 6 एक ही लेयर में आपके लिए खींचूंगा, फिर आपको बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे है। तो आइए पहले बेसिक चीज बताइए, ये क्लियर हो गया सबको मेरे बच्चों? yes, जो लोग घर पर भी बैठे हैं बच्चा, वर्षा यू कैन मैसेज मेरा बच्चा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ये थोड़ा ना दूर है स्क्रीन, तो वो ऑडियो नहीं है उसमें। इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो आप कोई भी बच्चा, जो भी लोग घर से देख रहे हैं, यू कैन मैसेज मी योर क्वेश्चन, आई कैन रीड योर मैसेज हियर। सो इफ यू हैव अ डाउट, या ओके जी वर्षा जी, आई एम वेटिंग फॉर यू। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन सिंपली टेक इट, नो प्रॉब्लम, वी आर वेटिंग। आप लोग भी देख लो अगर कोई सवाल है तो।
क्योंकि मैं इसकी एकदम शक्ल चेंज कर दूंगा। अब मैं इसको न्यूमेरिकल मोड में ले जाऊंगा। पेपर में न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरी के बहुत कम क्वेश्चंस आने हैं। आप ये मान लो मैं पूरी बुक के सिर्फ 17-18 टॉपिक दूंगा आपको थ्योरी के, बस वही करने हैं, उन्हीं में से आएगा। तो ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, बेकार चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीज पढ़िए जो जरूरी है पेपर के लिए आपके लिए। थ्योरी इज द लीस्ट थिंग विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। कॉर्नर सॉल्यूशन बता दें, श्योर मेरा बच्चा। देखो कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब बाउंड्री ऑप्टिमम भी होता है। कई बार क्या होता है, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मुझे पाइन एप्पल भी मिल सकता है और मुझे एप्पल भी मिल सकता है, बट आई मीन दो दे बोथ आर फ्रूट्स, बट मुझे पाइन एप्पल से सपोज एलर्जी है, आई डोंट लाइक पाइन एप्पल एज मच। तो फिर हो सकता है इंस्टेड ऑफ हैविंग बोथ एप्पल एंड पाइन एप्पल टुगेदर, आई एम हैप्पी हैविंग ओनली एप्पल्स। That's, I mean, in normal sense, in simpler sense, this is what we say, a corner solution or a boundary optima. बोलिए guys, clear यहां तक? आगे बढ़े। आप सभी लोग से विनती है, इसका आप चाहें तो फोटो खींच ले, टाइम बचेगा हमारा। आप भी वहां से स्क्रीनशॉट ले लें जो लोग घर से देख रहे हैं, एंड देन हम इसको अब न्यूमेरिकल की शक्ल देने वाले हैं बच्चों। मिटा दूं? आपको अभी पूरा फिर क्लास के बाद बताऊंगा कौन से पेज से लेके कहां तक पेज तक आपको होमवर्क करना है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, और फिर आप उसके डाउट्स मार्क कर लेना। ठीक है, स्मार्ट प्ले कीजिएगा तो आपका बड़ा आराम से हो जाएगा ये सारा। चले, मिटा दूं ये। अब मेरा बेटा, हम चलते हैं आपके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट क्या कहता है, आइए सीखते हैं। अच्छे से एंजॉय करना, जैसे मैंने बताया मैं 6 पीस के साथ ही बनाना शुरू कर दूंगा, तो आपको खुद ही एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा कि ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं सारी। चलिए, सो अब मैं इसको पूरी तरह से मिटा देता हूं। अब मैं चलता हूं न्यूमेरिकल की भाषा में। सपोज बेटा, पहले समझ लेना फिर फोटो वगैरह खींच लेना प्लीज। सपोज आपकी इनकम 100 रुपए है, प्राइस ऑफ गुड एक्स 5 रुपए है, प्राइस ऑफ गुड वाई 10 रुपए सुन ले है। भाई विकास की ओज। ठीक है, तो अब हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब क्यों? हमें दिया हुआ है यूटिलिटी वाईफाई चल रहा है? फंक्शन। नहीं वाईफाई तो नहीं चल तो रहा है बच्चा कहता है चलता ये ही गया। यूटिलिटी फंक्शन क्या है, मैं आपको ये भी अभी न्यूमेरिकली सिखाता हूं कि क्या है यूटिलिटी फंक्शन। सो यूटिलिटी फंक्शन यू x1 x2, सपोज हमें दिया हुआ है x1 x2। मैं आपको एक बात बता दूं, यूटिलिटी फंक्शन कैन बी ऑफ सो मेनी टाइप्स। तो मैं सबका तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर स्टार्ट मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाला फंक्शन लेके पहले सॉल्व करता हूं आपके लिए। सो नाउ आई हैव इनकम, आई हैव प्राइस ऑफ द गुड्स एज वेल, एंड आई ऑल्सो सीम टू हैव अ यूटिलिटी फंक्शन। अब आपका सवाल है सर आपने बताया नहीं यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। अभी जब मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा ना, फिर मैं उसको बताऊंगा कि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। फिलहाल ये जो आपने वेरिएंट लिया इसको कॉप डगलस कहते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर सिर्फ गुड एक्स ले ये व्यक्ति, तो डोंट यू थिंक ही विल एंड अप विद 20 यूनिट्स? और अगर सिर्फ गुड वाई ले तो हाउ मेनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स। बोलो यहां तक क्लियर मेरे बच्चों सबको? ऑल गुड गाइस? अब ऑप्टिमल पॉइंट कहां पर आता है? वेल गाइस, ऑप्टिमल पॉइंट आता है वेयर एमआरएस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। एमआरएस कहां आता है मेरा बच्चा? वेयर ऑप्टिमल कहां आता है? वेयर एमआरएस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। मेरे बच्चों एमआरएस को कहते हैं MU ऑफ एक्स अपॉन MU ऑफ वाई, और ये है 1/2। कोई बताएगा 1/2 कैसे? 5 एंड 10। ठीक है, अब मेरे बच्चों आपको बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स का थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है, विच आई एम श्योर सभी को है। MU ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? जब आप इस पूरे यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। MU ऑफ 2 या MU ऑफ y कैसे निकलेगा? जब पूरे यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू गुड। ठीक है, अब अगर मैं इसको पूरे को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x1, आई विल बी एंडिंग अप विद x2। अगर इसको पूरे को डिफरेंशिएट करूं x2 से, आई विल बी एंडिंग अप विद x1। दिस इज 1/2, सो आई हैव x1 इज इक्वल टू 2x2। बोले जी यहां तक बात क्लियर? बोलो बेटा, जो भी लोग वहां से भी देख रहे हैं, घर से भी देख रहे हैं, आर यू क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर? या परफेक्ट, थैंक यू बेटा।
आगे बढ़ते मेरा बच्चा। अब इसकी बजट लाइन देखो, डोंट यू पीपल थिंक इसका बजट लाइन ऐसा है, 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 100। अब राजे x1 2x2 है, सो 5 2x2 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 100, 20x2 इज इक्वल टू 100। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? नहीं, ठीक लग रहा है। चलिए, सो x2 इज इक्वल टू 5 एंड x1 इज 2 इंटू 5 10। इज दैट क्लियर? अब अगर आप इसको यहां पे दिखाना चाहते हो मेरा बच्चा, तो ये ऐसा दिखेगा, दैट्स योर IC, दैट्स योर इक्विलिब्रियम, दैट्स योर 10 एंड दैट्स योर। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर? जो लोग यहां पर भी बैठे हैं और जो लोग घर पर भी बैठे हैं, मैं यहां से हट जाता हूं, आराम से देखिए और बताइए, क्या यहां तक आपको सवाल समझ आ गया? अब मैं क्या करने वाला हूं, आपका समय बचाऊंगा और आपका इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा मेरा बच्चा। मैं इसी के अंदर आपको काफी सारे वेरिएंट्स घुमा घुमा के कराऊंगा, ताकि आपको पता ही ना चले कि कब चैप्टर 4, कब चैप्टर 5, कब चैप्टर 6 एक साथ ही लिपट गया। ठीक है? अब पहले बात कर लेते हैं यूटिलिटी फंक्शन की। बच्चा कहता है सर ये यूटिलिटी फंक्शन क्या है? अगर मैं मैथमेटिकली जानना चाहूं तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं। आप बताओ, ये गुड 1 के कितने यूनिट्स ले रहे हैं ये व्यक्ति, और गुड 2 के? सो ये टोटल वैल्यू क्या आया? 50। तो आज तक आप क्या समझते थे कि आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम यूटिलिटी देते हैं? आपको यही पढ़ाया गया ना, इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे ऑल गिव सेम यूटिलिटी। मेरा बच्चा, यूटिलिटी फंक्शन एक्चुअली क्वांटिफाइज दैट यूटिलिटी, वो आपको वैल्यू भी बता देता है कि इस पे कितनी मिलेगा। अब सपोज अगर आईसी पे कोई और पॉइंट आ जाए, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए, तो हम ये श्योर रहेंगे कि उससे जो यूटिलिटी की वैल्यू है वो कितनी मिल रही है? 50। समझ गए बात? क्योंकि आईसी की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, दैट ऑल द कॉम्बिनेशंस, ऑल द पॉइंट्स ऑन एन आईसी हैज टू गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली इट्स अ apparatus, it is a measurement, it is a tool to give that utility some value। ठीक है? और इट डिपेंड्स यूटिलिटी फंक्शन की शेप पर, यूटिलिटी फंक्शन की नेचर पर। अभी कॉप डगलस है तो ये ऐसा दिखेगा। अब कुछ बच्चे जो एमएमई करते हैं उनके दिमाग में क्या आ जाता है, सर हमने तो एमएमई में ना ये वाला फंक्शन किया था। मैंने कहा कौन सा? कि सर एल रेस टू द पावर अल्फा के 1 माइनस अल्फा। ठीक है, लेबर कैपिटल वाला किया था। अरे वो भी आप करोगे प्रोडक्शन में, यहाँ पे लेबर रिप्लेस हो गया गुड 1 से, कैपिटल रिप्लेस हो गया गुड 2 से। यू कैन हैव दीज वैल्यूज, इसका यूज भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है? मैं अभी हिंट दे देता हूं। अगर यहां पर मैं लेता ए, यहां लेता बी या 1 माइनस ए शो करता आपकी प्रोपोर्शन का कितना इनकम आप गुड 1 पर लगाओगे, और इसका बी शो करता आपकी प्रोपोर्शन का कितना इनकम गुड 2 पे लगाओगे। तो धीरे धीरे उसको भी खोलते। पहले बताइए यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? बोलिए बच्चों, यहां तक क्लियर? परफेक्ट। अब मेरा बेटा इसी चीज को अगर आपको पेपर में बोल दे कि डिमांड फंक्शन से सॉल्व करिए, क्या बोलते बेटा? डिमांड फंक्शन से सॉल्व करिए। अब आप बताइए, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन योर फंक्शन ऐसा है, x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू p1 बाय p2। जेनरिक फॉर्म में इसको देख रहे हैं हम, तो ये हो गया p1 x1 इज इक्वल टू p2 x2, या x1 हो गया p2 x2 अपॉन p1। क्लियर? आपकी नॉर्मल बजट लाइन इक्वेशन क्या है? p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू m। सो ये p1 यहां पर मैंने पुट किया p2 x2 अपॉन p1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू m। ये कैंसल आउट हुआ, तो अब x2 की टर्म्स में खोल दो, ये हो गया m अपॉन 2p2। बोलो मेरा बच्चा। और x1 सिमिलरली आप खोल के लगाते तो क्या आ जाता है? m अपॉन 2p1। बोलो मेरा बच्चा। ये साक्षिता, सिया जी, नील जी, वर्षा जी, एंड एक नाम हमें समझ नहीं आ रहा, फोन का मॉडल आ रहा है उसमें, वो भी सर या मैम जो भी है। ये बात क्लियर? बच्चा कहते तो मैं कौन से मेथड से करूं? पहले मैं आपके लिए आंसर निकाल देता हूं, फिर बात करते हैं कौन से मेथड से करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं x1 यहां सॉल्व कर रहा हूं, m कितना है? 100, 2, p1 कितना है बच्चों? 5। सो कितना आया आंसर? 10। अगर मैं x2 सॉल्व कर रहा हूं, 100 अपॉन 2 इंटू 10 कितना आया? 5। मेरे प्यारे बच्चों यही तो था, 10 और 5। बोलिए जी, क्लियर? अभी क्लियर? श्योर मेरा बच्चा? परफेक्ट।
अब सवाल उठता है सर मैं पेपर में कौन से तरीके से करूं? आप किसी भी तरीके से करिए। तो सर मेरे को ये तरीका समझ आ तो गया है, व्हाई यू आर अननेसेसरली क्रिएटिंग अ रकस यार? जबरदस्ती क्यों? मेरे को जब ये आ गया मत कराओ दूसरा तरीका, मेरे पास वैसे ही कम टेंशन है क्या? भाई देखो दूसरा तरीका करने का ये रीजन है, पेपर में स्पेसिफाई करके बोल सकता है वो आपको कि डिमांड फंक्शन पहले बनाओ और फिर सॉल्व करो। फिर आप क्या करोगे? और डिमांड फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 6। आपको पता ही नहीं चला, मैंने 5 के अंदर 6 डालना शुरू कर दिया ऑलरेडी। मैं एक ही साथ पूरा धागा खींच दूंगा इसका 4 5 6 का। बताइए यहां तक क्लियर? यस गाइस, वेटिंग फॉर यू। चलिए अब इसी के अंदर हम और खेल खेलते हैं, आपको मजा आना चाहिए। आइए अगला। सपोज मेरा बच्चा, इसकी इनकम 100 से बढ़कर हो गई 200। इनकम क्या हो गई? 100 से बढ़कर 200। अब मुझे बताओ इसकी बजट लाइन कैसी बनेगी? ऐसे A1 B1 40 20। इज दैट क्लियर? अब हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंगल कर्व। कॉलेज में आपको टीचर बोलेंगे एंजल कर्व। एंजल कर्व नहीं होता भाई, एंगल कर्व बोला जाता है। इनकम डिमांड कर्व भी इसको कहते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए, आपको ऑप्टिमलिटी तो आप ही निकालनी, कैसे निकालना है? पेपर में आ जाए एंगल कर्व सॉल्व करिए, एंगल कर्व बनाइए। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट किल इट। सबसे पहले जो आपकी ओरिजिनल गुड वन है वो कितना है? 10। यहां पर आप गुड वन लेंगे, यहां पर भी गुड वन था, पर यहां पर आप गुड टू ले रहे थे, और यहां लेंगे इनकम। तो ओरिजिनल इनकम बच्चों जब आपकी 100 थी, तो आप गुड वन की कितने यूनिट से ले रहे थे? 10। ध्यान से समझना मेरा बच्चा। देखो जो आपके क्वालिटी, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आप 20 घंटे किताब खोल के बैठे रहो, कुछ नहीं होना। लेकिन 20 मिनट अगर ढंग से पढ़ लोगे, आपको पता होगा क्या पढ़ना है, थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। बोलिए यहां तक क्लियर? ऑल गुड मेरा बच्चा? क्योंकि अब आई एम गोना स्पार्कल सम मैजिक हियर। यहां तक अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। पक्का कोई डाउट नहीं है? ऑल गुड, लेट्स किल इट देन। अब इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़कर हो गई 200। एंगल कब समझना है, एंगल कब समझाने वाला हूं मैं आपको, अब तैयार रहिए। अब मेरे को करना क्या है? आई कैन आइदर यूज दिस मेथड और आई कैन यूज दिस मेथड, बट क्योंकि ये छोटा मेथड है, आई एम गोना गो विद डिमांड फंक्शन वाला मेथड। मैं यहां पे बना रहा हूं आपके लिए। x1 इज इक्वल टू m अपॉन 2p1। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन x1, राइट? इनकम अब 200 है बच्चों। 2 into 5, how many units? 20. So this guy is now buying 20 units at 200 income. Come on. Sure. बेटा इनकम और डिमांड कर्व का जो, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन बताए उसे बोलते हैं एंगल कर्व। क्या बोलते हैं? एंगल कर्व। क्लियर ये बात? दैट्स योर एंगल कर्व। और एंगल कर्व को इनकम डिमांड कर्व भी कहा जाता है। तो बेसिकली एंगल डिमांड कर्व, जब आप एंगल कर्व, आई एम सो सॉरी, जब आप एंगल कर्व जब आप बना रहे होते हो, तो फिर आपको ये देखना है कि आपके इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है। क्लियर? श्योर हो? देखो अगर आप इतना समझ गए हो तो मैं चलो एक रिस्क ले लेता हूं। ये जो हमने सो कॉल्ड बनाया ये, ठीक है, और ये, पहले तो बताओ इन दोनों ये सेम है या दोनों में कोई फर्क है? ये क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर बाद में। डू यू थिंक दिस थिंग एंड दिस थिंग आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? चलो सिर्फ ये, मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों, क्या फर्क है ये बताओ, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप मेरे को ये बता दो कि दोनों सेम है कि अलग है? सेम नहीं है। अलग है? सेम तो नहीं है। ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। ने पुट कर रहे हैं वो तो फिर बात है। एक बार बताओ, आलू सेम है और आलू पकौड़े सेम थोड़ी ना है। आप कहोगे आलू पुट कर दो तो आलू पकौड़ा बन जाएगा। सेम नहीं है। नो दे आर नॉट सेम। अब जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, आप बताओ आपके हिसाब से इसमें डिमांड फंक्शन कौन सा है? दिस वन और द लास्ट वन, लोअर वन? पक्की बात? याद रहेगा? आपको बता दूं एंगल कर्व इज नथिंग बट इनकम डिमांड फंक्शन।
ये डिमांड फंक्शन होता है गुड की टर्म्स में। अगर मैं इसको इनकम की टर्म्स में रख दूं तो क्या हो जाएगा, x1 वो बन जाएगा आपका सो कॉल्ड एंगल कर्व। एंगल कर्व क्या है, बेसिकली बता रहा है एक पर्टिकुलर इनकम पर कितनी डिमांड की जा रही है। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक और स्टेप, एक और कंसेप्ट भी साथ ही में ऐड करते हैं। अब ये क्योंकि 20 यूनिट्स बना रहा है तो ये इसका आईसी समवेयर यहां आ जाएगा, IC2E2। ये बना इसका इनकम ऑफर कर्व या इनकम कंजम्पशन कर्व। क्या बना बेटा ये, इनकम ऑफर कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व। मेरे बच्चा अगर पेपर में आ जाए इनकम ऑफर कर्व क्या होता है और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, तो पहले तो थ्योरी के लिए बात कर लेते हैं। इनकम ऑफर कर्व या इनकम कंजम्पशन कर्व क्या है, तो सभी लोग मेरे साथ एक बारी बोल लो, बोलो इनकम ऑफर कर्व इज अ कर्व which shows or which is the locus of different equilibrium points। तो जब भी न्यूमेरिकली सॉल्व करने आ जाए कि इनकम कंजप्शन का सॉल्व करो या इनकम ऑफर का सॉल्व करो न्यूमेरिकली, अरे नो प्रॉब्लम, आपने बस इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी सॉल्व कर देनी है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम बता रहा है, आपको बस ये बता देना इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी क्या है। क्लियर? जो लोग भी घर पे बैठे हैं अब तक चार बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो चार बातें क्लियर है, आई मीन कंसेप्चुअली प्रैक्टिस तो हम दबा के करेंगे, आपको मैं एक एक क्वेश्चन छांट छांट के दूंगा, पास पेपर भी यही कराऊंगा सारे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे ना तो फिर विल इन जिफ ही जाएंगे। कंसेप्ट अगर बढ़िया नहीं होंगे तो फिर आप स्टेप हर स्टेप पे फंस जाओगे। आपको सारे पास पेपर कराऊंगा मैं, बेफिक्र रहिए, अपने सामने सॉल्व करवाऊंगा सारे पेपर। और आपको जो होमवर्क दूंगा वो चुने हुए क्वेश्चंस का, चुने हुए थ्योरी टॉपिक्स का दूंगा। आपने बस उसी पे अपनी एनर्जी लगा देनी है। फिलहाल मुझको ये बता दीजिए, क्या पहला कंसेप्ट, आप अगर नॉर्मल ऑप्टिमलिटी निकालना हो, ये कंडीशन क्लियर है आप सबको? अगर ऑप्टिमलिटी को डिमांड फंक्शन से निकालना हो, क्या ये क्लियर है? तक की बात, परफेक्ट। अगर एंगल कर्व बनाना हो तो आपको पता है इनकम और डिमांड का रिलेशन बताते हुए हमारा एंगल कर्व बन जाएगा। और अगर आपको इनकम ऑफर कर्व बनाना हो, देन वी कैन हैव दिस लाइक इट इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। बोलिए मेरे बच्चों, क्लियर सबको ये? Sir, so equation of एवरीबॉडी? angel curve is second one, no? वर्षा जी, यू वांट आस्क समथिंग? यू कैन मैसेज, Yes, sir. वर्षा जी, वेट कर रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर? अब मैं इसी में एक और टॉपिक ऐड करूंगा, तो आप जिनको समझ आ गया वो फोटो खींच लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको मिटा दूंगा मैं थोड़ा सा। इसके बाद जब आप ये कर लोगे ना, मैं भी आपसे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, आपको अभी क्लास में सॉल्व करके देना होगा। इस इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व इज द सेकंड वन। नो, यू कैन से एंजल कर्व इज नथिंग बट इनकम डिमांड फंक्शन बेटा। एक पर्टिकुलर इनकम पर कितनी डिमांड है, दैट्स एंजल कर्व। मैं भी आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देता हूं इसका, अभी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा ना और क्लियर हो जाएगा आपको। एसी बंद कर दें, ठंड लग रही है आपको? एक्चुअली फैन इसलिए चला रहे, वो रिफ्लेक्शन आएगा। तो इफ यू डोंट माइंड, हाँ आप पीछे बैठ जाएं प्लीज, सो सॉरी। आपको भी ठंड लग रही है तो पक्का? चले, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व? जी मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, एंजल कर्व इज नथिंग बट, अगर मैं इसको एम की फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा बताओ? एम की फॉर्म में अगर लिख दें, ठीक है, एम हो जाएगा 2p1x1, दैट्स योर एंगल कर्व का इक्वेशन। चलो एक काम करते हैं, विल पुट सम वैल्यूज हियर। टू, गुड वन का प्राइस क्या था, और गुड एक्स कितनी यूनिट खरीदी आपने? नहीं अभी 20। आप देखो मेरा बच्चा, टोटल कितना हो गया? 200 ही तो थे। वर्षा जी, आप क्लियर हुआ मेरे बच्चे को? वर्षा जी, दैट्स एंगल कर्व इक्वेशन फॉर यू। परफेक्ट। फोटो खींच लीजिए सब लोग, और फिर हम इसमें एक और चीज ऐड करते हैं आपके लिए। फोटो खींच लो, लिखने में समझ आएगा। फोटो खींच लेना, ठीक है, बाद में फिर कोई दिक्कत ना हो आपको। अच्छा अच्छा, कर लो, सारा खींच लो। इसमें सारी वर्कबुक भी सॉल्व है, इसलिए मोटी लग रही है ये बुक, आपको मान्या। पास पेपर्स भी है इसमें, इसलिए मोटी लग रही है बुक। हाँ जी, चलिए मिटा दें अब ये। फोटो खींच ली सबने, जो लोग घर बैठे? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। या, चले, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले तो।
इसको एज इट इज रख देता हूं। तो सबसे पहले मैं वो डायग्राम यहां पे दोबारा क्रिएट कर देता हूं। ये आपका बजट लाइन था बेटा 2010, ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट था 10 और 5, और ये इक्विलिब्रियम था, राइट। अब हम क्या खेलने वाले हैं, सपोज गुड एक्स का प्राइस 4 रुपए हो गया। अब हमने किसको चेंज कर दिया है, प्राइस को। अगर प्राइस चेंज हो गया तब कैसे दिखेगा। सबसे पहला काम, अगेन आप 10 यूनिट्स ले रहे हो, गुड 1, यहां पर भी गुड 1, यहां गुड 2 लेते थे बेटा, यहां लेंगे प्राइस। तो आप बताओ 5 रुपए पर कितने गुड्स ले रहे थे आप, 10। ठीक है, ऊपर देखो निश्चय मेरा बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। अब प्राइस फॉल होके 4 रुपए हो गया, डोंट यू थिंक बजट लाइन शेल बिकम फ्लैटर। 25, प्राइस 4, ठीक है, प्राइस 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, डिमांड फंक्शन में डाल देता हूं x1 100/2 इंटू 4, 12.5। बोलो, अब आपका इक्विलिब्रियम यहां आ रहा है बच्चों, IC1 E1 12.5, दैट्स E1। अब आपको पता है आपने क्या बनाया, आपने बना लिया डिमांड कर्व। एंगल कर्व किसका रिलेशन बताता था मान्या, इनकम और डिमांड। ये डिमांड कर्व किसका बता रहा है, प्राइस और डिमांड। और इसका जो कर्व बनेगा, ये बनेगा पीओसी, प्राइस ऑफर कर्व या प्राइस कंजम्पशन कर्व। वो आईओसी था, क्यों, क्योंकि वहां पे किसका चेंज इन इनकम था, किसका चेंज कंसीडर कर रहे थे, इनकम। यहां पे किसका चेंज कंसीडर कर रहे हो, प्राइस। तो अगर अगेन आपको बोले पीओसी सॉल्व कर दो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, पीओसी नॉर्मल इक्विलिब्रियम ही तो है, ये भी तो लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स है। बच्चा कहते हैं अच्छा डिमांड कर, अब मेरे को पता है वर्षा पूछेगी, वर्षा कहेगी अब मेरे को डिमांड करके इक्वेशन बताओ। बताता हूं मेरा बच्चा, एक बार बताओ, x1 इज इक्वल टू m/2p1, ये क्या है, डिमांड फंक्शन। m इज इक्वल टू 2p1x1, ये क्या है, एंगल कर्व की इक्वेशन। मेरा बच्चा, अब अगर इसको प्राइस की टर्म्स में दिखा दूं, ये है डिमांड कर्व की इक्वेशन, इसको आपकी रीडिंग बोलेगी इनवर्स डिमांड फंक्शन। क्या बोलेगी, इनवर्स डिमांड फंक्शन। बोलिए क्लियर, वर्षा जी क्लियर। चलो सब लोग फोटो खींचो। अब मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, ग्रुप में भी डाल रहा हूं, उसको पहले सॉल्व करेंगे, अगर आपसे वो सॉल्व हो गए तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसको दोबारा पढ़ेंगे। ये बस पी की टर्म्स में खोल दिया मेरे बच्चे ने, और वो क्या बन गया, इनवर्स डिमांड फंक्शन। उतारिए, अभी मैं ग्रुप में डाल रहा हूं 2 क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने हैं, आपको मैं बोर्ड पे दे रहा हूं, आपको सॉल्व कर देंगे। m/2, हाँ 2x1, सो सॉरी, हाँ माई बैड। चलिए जी, क्लियर सबको। चले, तो अभी मैं ग्रुप में क्वेश्चंस डालता हूं, विल डू दैट, उसके बाद फिर रीज्वाइन करेंगे आपकी मीटिंग को, और फिर टॉपिक को आगे ले जाएंगे अगले टाइप के, नए टाइप के फंक्शंस के साथ। यहां तक क्लियर। आप 4 5 6 एक साथ साइमल्टेनियसली किल कर रहे हैं, ये नहीं कि एक टाइम पे एक चैप्टर हो रहा है आपका, तीनों एक साथ निकाल रहा हूं।